तो स्वागत है आपका वेदा फिजिक्स क्लासेस में। मैं हूं संगीत कुमार। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं इलेक्ट्रिक सेल। तो देखिए इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है। इलेक्ट्रिक सेल इज ए डिवाइस दैट कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो वैसे डिवाइस को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक सेल। अब देखिए इसका सिंबल कैसा है। तो इसका सिंबल है ना, दो वर्टिकल लाइन से किया जाता है, जिसमें से एक लाइन बड़ी होती है और एक दूसरा छोटी लाइन होती है। तो जो बड़ी लाइन होती है ना उसको हायर पोटेंशियल पॉजिटिव से लिखा जाता है, जो छोटी लाइन होती है उसको बोलते हैं लोअर पोटेंशियल, उसको निगेटिव से लिखा जाता है। तो करंट जो है ना वो बड़ी लाइन से निकलती है और छोटी लाइन में प्रवेश करती है, इंटर करती है ना। तो करंट का जो डायरेक्शन होता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर होता है। ओके अब देखिए सेल की जो कुछ इंपॉर्टेंट बात है उसको समझते हैं। तो सेल प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू चार्ज टू मूव इन सर्किट एंड इलेक्ट्रॉन लॉस दिस एनर्जी इन रेसिस्टेंस बाय टर्निंग फैन लाइटिंग द बल्ब। देखिए सेल जो होता है वो क्या करता है, वो एनर्जी देता है किसको, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को। कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको क्या करता है, वो एनर्जी देता है सेल, और उस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन गेन करता है और वो क्या करता है, सर्किट में मूव करता है, और वो इलेक्ट्रॉन रेसिस्टर में जाकर उस एनर्जी को खर्च कर देता है। रेसिस्टर मीन्स जैसे फैन हो गया, फैन को चला देगा, लाइटिंग द बल्ब को जला देगा। तो इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेल दिया था वो इलेक्ट्रॉन रेसिस्टर में जाके वो क्या करता है, अपनी एनर्जी को खर्च कर देता है। जैसे फैन को चला देगा तो इलेक्ट्रॉन अपना एनर्जी फैन को चलाने में खर्च कर दिया। उसी तरह बल्ब को जला दिया तो इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी होता है वो बल्ब के जलने में खर्च हो गया। फिर वो वापस क्या है होगा, सेल में आएगा, सेल से फिर वो एनर्जी लेगा, फिर वो रेसिस्टर में जाएगा, फिर उस एनर्जी को खर्च कर देगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखिए सेल डू नॉट प्रोड्यूस चार्ज। सही बात है, सेल जो है ना वो एनर्जी देता है चार्ज को। चार्ज तो होता है किसमें, कंडक्टर में, मेटल में होता है, और उस चार्ज को एनर्जी कोई देता है तो उसका नाम है सेल। तो सेल चार्ज प्रोड्यूस नहीं करता है, सेल सिर्फ चार्ज को एनर्जी देता है सर्किट में मूव करने के लिए। ओके, सेल मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस इंड्स ऑफ सर्किट सो दैट करंट फ्लो। ये भी सही बात है कि जो सेल होता है ना वो क्या करता है, जो सर्किट होता है ना, सर्किट में जो दो इंड्स होते हैं, कहीं भी दो इंड्स आप ले लीजिए, दो पॉइंट्स ले लीजिए, तो उनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना उसको मेंटेन करने का काम सेल ही करता है। पोटेंशियल डिफरेंस जब मेंटेन रहेगा ना तभी करंट फ्लो करेगा, अदरवाइज करंट नहीं फ्लो करेगा। ठीक है, जैसे पानी जो है ना वो हमेशा ऊंच से निम्न की ओर जाती है। जिधर ऊंच है, हाइट जिधर ज़्यादा है वहाँ से पानी किधर फ्लो करेगा, जिधर खाल है, जिधर निम्न है। तो उसी तरह करंट भी हमेशा फ्लो करता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। ठीक है ना, ओके। अब यहाँ पे देखिए, अब हम समझते हैं इसमें वर्किंग ऑफ सेल। सेल कैसे काम करता है, सेल के अंदर क्या मैकेनिज्म होता है, ठीक है ना, उसके अंदर क्या केमिकल रिएक्शन होता है, कुछ उसके बारे में हम इसमें समझेंगे। वर्किंग ऑफ सेल, सेल कैसे काम करता है। देखिए इसमें क्या होता है कि एक बर्तन होता है और उस बर्तन में कुछ कंडक्टिंग सोल्यूशन होता है। उस कंडक्टिंग सोल्यूशन में दो प्लेट रखे जाते हैं अलग अलग मेटल के। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ये हम दोनों प्लेट्स को रखते हैं तो उसमें जो है ना रिएक्शन होता है, उस रिएक्शन को बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इसके वजह से क्या होता है कि एक प्लेट पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो दूसरे पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब देखिए, तो इस तरह से जिस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आता है उस प्लेट को हम लोग बोलते हैं कैथोड, और वो हाई पोटेंशियल पे चला जाता है। और जिस प्लेट पे आता है नेगेटिव उसको बोलते हैं एनोड, और वो लो पोटेंशियल पे आ जाता है। जब हम इसको वायर से जोड़ते हैं, किसी कंडक्टर से जोड़ते हैं, तो इसमें क्या होता है, करंट फ्लो करने लगता है। यानी इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलने लगता है, और एनर्जी लेकर इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, फ्लो करने लगते हैं। ओके, अब देखिए, तो इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है। तो जो एक्सोथर्मिक रिडॉक्स रिएक्शन होता है उसमें एनर्जी रिलीज होता है,
उस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन गेन करता है। और कहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन करता है? तो दो इलेक्ट्रोड्स के बीच। जैसे मान लेते हैं कि सपोज कि ये आपका हो गया हायर पोटेंशियल, तो करंट ऐसे चलेगा, दोनों प्लेट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया, तो करंट हायर से लोअर की ओर फ्लो करेगा। तो करंट का जो डायरेक्शन होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, तो इलेक्ट्रॉन इस प्लेट पे आएगा। अब देखिए फिर यहाँ से क्या होगा कि यहाँ पे एनर्जी मिलेगा किसको? फ्री इलेक्ट्रॉन्स को। और यह जो एनर्जी मिलता है वो किसके द्वारा मिलता है? तो ये मिलता है जो कंडक्टिंग सॉल्यूशन में जो एक्सोथर्मिक रेडॉक्स रिएक्शन हुआ है उससे जो एनर्जी रिलीज हुआ उससे इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगा और ये इलेक्ट्रॉन इस प्लेट पे चला जाएगा। तो इस तरह से इसका सर्किट भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ थोड़ा सा समझने वाला है कि जो सॉल्यूशन होता है उस सॉल्यूशन में जब हम दो प्लेट रखते हैं तो उनके में क्या होता है, उसमें एक एक्सोथर्मिक रिडॉक्स रिएक्शन होता है। उस एक्सोथर्मिक रिडॉक्स रिएक्शन में बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है जिसके वजह से दोनों प्लेट्स पे क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है और इसके वजह से करंट इसे फ्लो करने लगती है। और इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन होता है वो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के अपोजिट में होता है। अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव प्लेट पे आती है तो फिर वहाँ से क्या होता है, सर्किट कंप्लीट करने के लिए वो निगेटिव की तरफ जाएगी। तो निगेटिव प्लेट चूंकि निगेटिव पोटेंशियल पे है तो ये इसको रिपेल करेगा। लेकिन जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज हुआ है वो एनर्जी जो इसमें रिपल्सन के वजह से जो फोर्स लग रहा है उसको वो क्या करेगा, ओवर कम करके इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, वो दूसरे प्लेट पे यानी एनोड प्लेट पे भेज देगा। इस तरह से क्या होता है कि सर्किट कंप्लीट हो जाता है। अब इसमें देखिए तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी मिल रहा है ये इलेक्ट्रोड्स के बीच में मिल रहा है। तो इलेक्ट्रोड्स के बीच में इलेक्ट्रॉन एनर्जी को रिसीव करके सर्किट को कंप्लीट करता है। तो इसी को कहा जाता है बैटरी मैकेनिज्म। ठीक है, तो बैटरी मैकेनिज्म में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एनर्जी गेन करता है कहाँ पे, इलेक्ट्रोड्स के बीच। और वो एनर्जी कहाँ से मिलता है, क्यों, कैसे मिलता है? तो जब दो प्लेट्स को हम रखते हैं कंडक्टिंग सोल्यूशन में तो वहाँ पे क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन से एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या होता है, नेगेटिव यानी एनोड प्लेट पे चला जाता है। इस तरह से सर्किट को कंप्लीट कर पाता है। अब यहाँ पे देखिए ये जो लिखे हैं एफपी, ये क्या है, फोर्स एक्ट ऑन द इलेक्ट्रॉन ड्यू टू बैटरी मैकेनिज्म, है ना। ये फोर्स लग रहा है किस पे, इलेक्ट्रॉन पे, बैटरी मैकेनिज्म के वजह से। और ये जो होता है ना नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ना, दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स, वैसा फोर्स ये नहीं होता है। लेकिन ये फोर्स जो होता है ना, इसके और इसके बीच में जो रिपल्सन लग रहा है ना उससे ज़्यादा इसकी वैल्यू है। इसी वजह से तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे चलाता, नहीं तो रिपल्सन अगर लग रहा है, अगर रिपल्सिव फोर्स का वैल्यू ज़्यादा होता तो कभी इलेक्ट्रॉन पहुँचता नहीं, सर्किट कंप्लीट नहीं होता, तो करंट फ्लो नहीं करता। तो ये बैटरी मैकेनिज्म की वजह से जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रॉन पे उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। इसी वजह से ये सर्किट कंप्लीट भी हो पाता है इलेक्ट्रॉन का। अब यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किसको बोलते हैं, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स टर्मिनल और सेल व्हेन नो करंट फ्लो इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। देखिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किसको बोलते हैं, दो इलेक्ट्रोड्स के बीच जो पोटेंशियल होता है ना उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। कब, जब करंट फ्लो नहीं करे तब, जब सर्किट ओपन रहे तब। जैसे मान लेते हैं कि सपोज कीजिए कि एक सेल है, अब यहाँ से क्या किए हम, एक सेल को क्या किए, सर्किट के साथ जोड़ दिए। अब यहाँ पे स्विच को हम ऑफ कर दिए तो करंट तो फ्लो नहीं कर रहा है। तो इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना, इसके दो प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हम लोग बोलते हैं ईएमएफ। जैसे मान लेते हैं कि एक सेल है और उस सेल पे लिखा है, जैसे एग्जांपल भी हम यहाँ पे दिए हैं, जैसे ये इसका ईएमएफ कहलाएगा, चूँकि सर्किट ओपन है तो ईएमएफ कहलाएगा। ये हो गया आपका हायर पोटेंशियल, है ना, ये हो गया लोअर पोटेंशियल, है ना। ओके, अब यहाँ पे देखिए करंट भी जीरो है ना, ओपन सर्किट है, तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इसी को हम लोग बोलेंगे बैटरी का ईएमएफ बोलेंगे वहाँ पे। जैसे यहाँ पे देखिए एक सेल है, उस सेल पे लिखा हुआ है 1.5 वोल्ट। तो अब यहाँ पे देखिए जो 1.5 वोल्ट लिखा है ना वो ईएमएफ है। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि ये एक इंड हो गया बैटरी का, एक ये इंड हो गया। अब दोनों इंड के बीच में क्या किए हैं हम कि इसका हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजरमेंट किए हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस का जो वैल्यू आया ना वो 1.5 वोल्ट आया। ये कब मेजरमेंट किया है, जब सर्किट से करंट नहीं फ्लो किया है तब किया गया है ये 1.5 वोल्ट। लेकिन वहीं अगर सर्किट से करंट फ्लो करना शुरू कर देगा तो ये जो है ना 1.5 वोल्ट नहीं रहेगा, इसका वैल्यू कुछ कम हो जाएगा। अगर उसको हम मेजरमेंट करेंगे ना तो हो सकता है कि वो 1 वोल्ट आए, है ना। तो यहाँ पे 1.5 वोल्ट दिया हुआ है ना,
ये पोटेंशियल डिफरेंस है दो इलेक्ट्रोड्स के बीच, इसमें भी इलेक्ट्रोड्स है ना, तो दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है कब, जब इसे करंट फ्लो नहीं कर रहा है तब। अगर करंट फ्लो करेगा, जैसे मान लो कि हम यहाँ से वायर जोड़ दिए और उसमें हम एक सपोज कीजिए कि वोल्ट मीटर लगा दिए, तो हमको मिलेगा ना कि वोल्ट मीटर से जो रीडिंग होगा वो 1.5 वोल्ट नहीं होगा, वो 1.1 या 1.2 ऐसा कुछ हमको पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। तो वो वोल्टेज को हम लोग बोलेंगे टर्मिनल वोल्टेज है वो, है ना। और इसको हम लोग बोलते हैं, इसको बोलोगे ईएमएफ, ठीक है। तो यहीं पे लिखा हुआ है नो करंट फ्लो थ्रू द बैटरी, सो 1.5 वोल्ट इज द ईएमएफ ऑफ बैटरी। तो बैटरी पर जो 1.5 वोल्ट लिखा रहता है ना, वो क्या है, उसका ईएमएफ है वो, ठीक है। वो तब वैल्यू है जब उससे करंट फ्लो नहीं कर रहा है, ठीक है। अब देखिए टर्मिनल पोटेंशियल किसको बोलते हैं, व्हेन वी कनेक्टेड द बैटरी टू द सर्किट एंड करंट फ्लो, देन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ द सेल और एक्सटर्नल सर्किट इज कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल। देखिए टर्मिनल पोटेंशियल का मतलब होता है कि अगर मान लो कि सपोज कि हम सेल से क्या किए, सर्किट को जोड़ दी, कंप्लीट कर दी, देखिए सर्किट यहाँ पे कंप्लीट कर दी और यहाँ करंट फ्लो करने लगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, कोई कंडक्टर पे कोई दो पॉइंट्स ले लिए, देखिए यहाँ पे एक पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ पे हो गया, तो इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना, उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग बोलेंगे टर्मिनल पोटेंशियल। कहीं भी उसको मेजरमेंट कर लीजिए, यहाँ पे मेजरमेंट कर लीजिए, यहाँ पे मेजरमेंट कर लीजिए, तो वो जो वोल्टेज हमको मिलेगा उसको बोलेंगे टर्मिनल पोटेंशियल। लेकिन अगर वही करंट हम नहीं फॉलो करेगा, स्विच को ऑफ कर दिए, तो अब हम जो वोल्टेज को मेजरमेंट करेंगे ना, उसका नाम हो जाएगा ईएमएफ हो जाएगा। तो यही थोड़ा ध्यान देने वाला बात है इसमें कि ईएमएफ तब हम कहेंगे, किसी सेल का ईएमएफ को हम तब एक्सप्लेन करते हैं, तब हम डिफाइन करते हैं जब उस सर्किट से या उस सेल से कोई करंट फ्लो नहीं करे, है ना। जब करंट फ्लो करने लगेगा तो उसका नाम हो जाएगा टर्मिनल पोटेंशियल, ठीक है। ओके, तो देखिए टर्मिनल वोल्टेज जो होता है ना, या टर्मिनल पोटेंशियल जो होता है ना, वो एक्सटर्नल सर्किट में होता है, इसलिए V = I × R एक्सटर्नल लिखे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। ओके, अब देखिए सेल के अंदर भी अपना एक इंटरनल रेसिस्टेंस होता है ना। क्यों? क्योंकि सेल के अंदर जो होता है, जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, अब दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में भी जो होता है ना सॉल्यूशन होता है, तो वो सॉल्यूशन भी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो का अपोज करता है, ठीक है। तो वहाँ पे तो रिडक्स रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिल जाता है, जिसकी वजह से वो सर्किट कंप्लीट कर लेता है। नहीं तो वहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन को रोका जाता है। तो वो जो रेसिस्टेंस होता है ना, जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोक रहा है, अर्थात करंट के फ्लो को रोक रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल। अब यहाँ पे देखिए द वैल्यू ऑफ टर्मिनल पोटेंशियल इज लेस देन ईएमएफ। कब? इन डिस्चार्ज। जब भी डिस्चार्ज का केस होगा, जैसे मान लेते हैं कि बैटरी से हम किसी सर्किट को कंप्लीट करके हम उसमें करंट सप्लाई कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है कि बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो बैटरी का ईएमएफ होगा वो ज़्यादा होगा, जो टर्मिनल वोल्टेज होगा वो कम होगा, ठीक है। ये चीज़ है। लेकिन वही अगर बैटरी चार्ज होने लगेगा ना, बैटरी में अगर चार्ज आने लगे, बैटरी चार्ज होने लगे, तो उस कंडीशन में टर्मिनल पोटेंशियल ज़्यादा हो जाता है और ईएमएफ जो होता है वो कम हो जाता है। तो लिखा हुआ है बिकॉज सम पोटेंशियल ड्रॉप्स अक्रॉस द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल विच इज कॉल्ड पोटेंशियल ड्रॉप। अब देखिए ये ऐसा इसलिए होता है कि सर्किट जो बैटरी होता है, उस बैटरी का अपना इंटरनल पोटेंशियल होता है, तो उस इंटरनल पोटेंशियल में उस इंटरनल जो रेसिस्टेंस होता है, उसमें भी क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। जब मान लेते हैं कि यहाँ से करंट चला, तो कुछ यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा, है ना, और कुछ वोल्टेज इसमें ड्रॉप हो जाता है इसका। इसी वजह से जो होता है ना, यहाँ पे वैल्यू हमको कम मिलता है, इसके वजह से इसमें वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, सेल खुद वोल्टेज को खा जाता है। तो इस वजह से हमको जो बाहर सर्किट में जो वोल्टेज मिलेगा ना, वो कम मिलेगा, ठीक है। तो अगर हमको लिखना होगा इक्वेशन, तो हम कैसे लिख सकते हैं, ये वोल्टेज इज इक्वल टू ये वोल्टेज प्लस ये वोल्टेज, यानी वोल्टेज ड्रॉप। ये इंटरनल रेसिस्टेंस में क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है ना। तो वहीं यहाँ पे लिखा हुआ है कि टर्मिनल पोटेंशियल इज इक्वल टू हो गया ईएमएफ, यानी बैटरी का ईएमएफ माइनस ईआर, है ना। ये इधर अगर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, टर्मिनल पोटेंशियल प्लस वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ईएमएफ हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ईएमएफ जो होता है बड़ा होता है, टर्मिनल पोटेंशियल छोटा होता है बैटरी के डिस्चार्ज के केस में, ठीक है। और वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, तो वोल्टेज ड्रॉप का मतलब होता है कि बैटरी के अंदर भी इंटरनल रेसिस्टेंस होता है, और उस इंटरनल रेसिस्टेंस में क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है ना, जिसको हम वोल्टेज ड्रॉप कहते हैं।
ओके, अब यहाँ पे देखिए इसको हम आई आर लिख सकते हैं, इसको ई लिख दिए हैं, इसको आई आर लिख दिए हैं, यहाँ से आई का वैल्यू निकल गया ई अपॉन कैपिटल आर प्लस आर, ये हो गया रेसिस्टेंस ऑफ एक्सटर्नल सर्किट, ये हो गया रेसिस्टेंस ऑफ इंटरनल सर्किट, यानी ये सेल का है। ठीक है, वहीं पे सब लिखा हुआ है, वी हो गया टर्मिनल वोल्टेज, ई हो गया ई ऑफ सेल, आई आर हो गया वोल्टेज ड्रॉप, है ना। ओके, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि फाइंड द टर्मिनल वोल्टेज इन द गिवन सर्किट इफ द ईएमएफ ऑफ सेल इज 12 वोल्ट। अब यहाँ पे देखिए ये एक सर्किट हो गया, इसमें हम लगाए हुए 12 वोल्ट, सेल का ईएमएफ दे रहा है, तो ये कब होगा, जब सर्किट से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है तब ये है। जैसे मान लेते हैं मार्केट से आप खरीद के लाएँ, उस पर लिखा हुआ है 12 वोल्ट, तो वो ईएमएफ है। मान लेते हैं कि ये हम सेल है, मार्केट से खरीद के लाएँ और इस पर लिखा हुआ है 12 वोल्ट, तो इसका मतलब है कि ये ईएमएफ है। ठीक है, ये कब मेजरमेंट किया गया है, जब करंट फ्लो नहीं कर रहा है तब इसको मेजरमेंट किया गया है। अब देखिए जैसे ही हम क्या किए कि इसको हम एक रेसिस्टर से जोड़ दिए तो 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। तो अब देखिए अब इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना, कहीं आप 2 इंड ले लीजिए, तो उसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको बोलेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, और इसके अंदर जो पोटेंशियल होगा उसको बोलेंगे पोटेंशियल ड्रॉप, है ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख दिए आर का कितना वैल्यू है 4 ओम, इंटरनल रेसिस्टेंस 2 ओम का है, जो ईएमएफ है सेल का वो 12 वोल्ट का है, तो V इक्वल टू ई माइनस ई आर हो गया, इसका वैल्यू 12 हो गया, इसका वैल्यू करंट है 2 एम्पियर, आर हो गया 2, तो इसको कैलकुलेट किए 12 हो गया, ये 4 हो गया, तो 8 वोल्ट आ गया। यानी हमको कितना रीडिंग मिलेगा, अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं कि हम कोई वोल्ट मीटर जोड़ते हैं, वोल्टेज को मेजरमेंट करने वाला एक डिवाइस होता है, तो वो कितना शो करेगा 8 वोल्ट, तो बाकी का वोल्टेज गया कहाँ, तो वहीं बाकी का वोल्टेज इसमें ड्रॉप हो गया है। ठीक है, तो वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा 4, चूँकि करंट इसमें जा रहा है 2 एम्पियर का और इसका रेसिस्टेंस है 2 × 2 4 हो गया, तो वोल्टेज ड्रॉप कितना हो गया 4 हो गया। इसी वजह से जो है ना एक्सटर्नल सर्किट में जो वोल्टेज मिलता है ना वो कम मिलता है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखिए कि फैक्टर इफेक्टेड इंटरनल रेसिस्टेंस, कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जो इंटरनल रेसिस्टेंस को इफेक्टेड करता है, प्रभावित करता है। तो पहला इसका फैक्टर है एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स। जो इलेक्ट्रोड्स है ना, अगर उसका हम एरिया को इंक्रीज करेंगे तो इंटरनल रेसिस्टेंस डिक्रीज कर जाएगा। दूसरा चीज़ डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, अगर 2 इलेक्ट्रोड्स के बीच के डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, इंटरनल रेसिस्टेंस वो बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, जिसकी वजह से उसको ज़्यादा रेसिस्टेंस है ना वो एक्सपीरियंस करेगा, इस वजह से रेसिस्टेंस बढ़ जाता है। अब देखिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, अगर हम कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे यानी हम आयंस को बढ़ाएंगे तब क्या होगा, इंटरनल रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने में फिर उसको दिक्कत होगा, ज़्यादा जब आयंस हो जाएगा तो वो ज़्यादा टक्कड़ उकड़ होगा उसमें, जिससे वजह से रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा, है ना। चौथा के पॉइंट क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटरनल रेसिस्टेंस डिक्रीज कर जाता है। क्यों, क्योंकि उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाने से पार्टिकल्स जो है ना दूर दूर चले जाते हैं, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, जिसके वजह से मॉलिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाएंगे, इस वजह से इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्लो कर जाएगा, इसीलिए यहाँ पे रेसिस्टेंस क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। ओके, अब यहाँ पे देखिए नोट में लिखे इंटरनल रेसिस्टेंस इज नॉट ए ओमिक कंडक्टर बिकॉज इट ओबे ओम्स लॉ इन ए सर्टेन लिमिट। देखिए जो इंटरनल रेसिस्टेंस होता है ना वो ओम के नियम को फॉलो नहीं करता है, ओम के नियम को फॉलो करता है लेकिन एक सर्टेन लिमिट तक ही करता है। उस सर्टेन लिमिट के बाद जो है ना ये जो इंटरनल रेसिस्टेंस है ना वो ओम के नियम को फॉलो नहीं करता है, इसलिए उसको हम ओमिक कंडक्टर नहीं बोलते हैं। ठीक है, ओके। देखिए अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ न्यूमेरिकल्स पे। रेसिस्टर का जो कॉम्बिनेशन हम लोगों ने पढ़ा था उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखिए इसमें सबसे जो पहला मेथड होता है ना पोटेंशियल मेथड। तो इफ़ देयर आर नो एलिमेंट कैपेसिटर, सेल, रेसिस्टर etc इन वायर देन द पोटेंशियल विल बी रिमेन सेम। इसका मतलब हो गया कि अगर कोई सर्किट है, उस सर्किट में आगे आप मूव कर रहे हैं और उसमें यदि कोई एलिमेंट्स नहीं हो, जैसे एलिमेंट्स मतलब रेसिस्टर नहीं हो, कैपेसिटर नहीं हो, सेल नहीं हो, इंडक्टर नहीं हो, तब वोल्टेज सेम रहता है। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे एक क्वेश्चन है, अब जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये कुछ कॉम्बिनेशन दिया हुआ है ना, कुछ वैसे वायर लगा हुआ है इसमें, तो बोला कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी। ये ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है हम लोग को। तो पहले यहाँ पे मैंने जो है दिया हुआ है वो फिगर को मैंने बना दिया। अब देखिए इस पॉइंट का पोटेंशियल मान लीजिए V है, इस पॉइंट का पोटेंशियल मान लीजिए 0, मान सकते हैं ऐसा,
ठीक है, क्योंकि दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा जिसके वजह से करंट फ्लो करेगा। तो दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मान लेते हैं भी है। ठीक है, तो ये भी तभी पॉसिबल है ना जब ये क्या हो, जीरो हो और ये भी पे हो। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे एक सेल ही मान लीजिए, तो हम इसको अगर हायर पोटेंशियल से जोड़ देते हैं, जैसा समझिए ऐसे, जैसे मान लेते हैं कि सपोज हम यहाँ से एक सेल को जोड़ दिए, देखिए सेल को बना दिए। ठीक है, अब इसका हम पोटेंशियल लिख दिए भी, तो बताइए कि ये प्लस ये पोटेंशियल डिफरेंस भी है, इसका मतलब है कि भी ए माइनस भी बी इज इक्वल टू है भी। ठीक है, तो अगर हम पूछते हैं कि इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, तो इसका मतलब है कि इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर भी है तो इसका पोटेंशियल जीरो होगा। ठीक है, तभी जाके ये डिफरेंस आएगा भी का। देखिए जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे हम लिख देते हैं भी ए और इक्वल टू ये हो गया भी, ये हो गया प्लस भी बी। तो अब बताइए कि यहाँ पे भी का पोटेंशियल कितना है भी, तो ये कब पॉसिबल है, जब ये भी जीरो हो तभी जाके तो पॉसिबल होगा। तो यानी भी ए इक्वल टू ये हो जाएगा भी। समझ में आ रहा है बात। तो अगर हम मान लेते हैं इस पॉइंट का पोटेंशियल भी है और दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अगर भी हो तो इसको जीरो होना पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ पे मान लिए इसको जीरो। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखिए चीज़ों को समझिए, या फिर अगर आपको नहीं समझ में आया तो बस इतना ध्यान में रखिएगा कि एक पॉइंट को क्या कीजिएगा, पोटेंशियल भी मान लीजिएगा, दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल जीरो मान लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, तो ये बताइए कि यहाँ से हम यहाँ चले तो हमको कोई रेसिस्टर, कोई कैपेसिटर नहीं मिला हमको, तो इसका मतलब है कि इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर भी है तो इसका भी पोटेंशियल भी, फिर यहाँ से है कोई रेसिस्टर, कोई हमको रेसिस्टर नहीं मिला, तो इसका मतलब इसका भी पोटेंशियल कितना हो जाएगा, भी हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे भी लिख दिए। ठीक, अब जैसे इधर चलेंगे रेसिस्टर मिल गया तो वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे देखिए इसका पोटेंशियल कितना हो गया, जीरो, बी का पोटेंशियल जीरो, यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो हो गया। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए ये जो रेसिस्टर है किसके किसके बीच में है, एक हम बना दिए, एक ए पॉइंट बना दिए, एक बी पॉइंट बना दिए, इसका पोटेंशियल हो गया भी, इसका पोटेंशियल हो गया जीरो, है ना। इसका पोटेंशियल कितना हो गया, सॉरी भी हो गया इसका पोटेंशियल, और इसका पोटेंशियल कितना हो गया, जीरो। अब यहाँ पे आप देखिए पहला जो रेसिस्टर है किसके किसके बीच में है, तो ये रेसिस्टर भी और यानी ए और जीरो के बीच में है ना, या यूँ कह सकते हैं भी और जीरो के बीच में है। तो भी देखिए यहाँ पे है, जीरो यहाँ पे है, तो इसके बीच में बना दिए। दूसरा रेसिस्टर किसके बीच में है, भी और जीरो के बीच में, तो फिर ये बना दिए भी और जीरो के बीच में। ये रेसिस्टर देखिए किसके बीच में है, भी और जीरो के बीच में है, तो यहाँ पे भी एक रेसिस्टर बना दिए भी और जीरो के बीच में। अब देखिए कैसा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो पैरेलल इक्वेशन वाला, पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला इक्वेशन हम लगा देंगे। तो यहाँ पे 1/r + 1/r + 1/r करके ये कितना हो जाएगा, r/3 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, फिर अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। यदि आपको प्रॉब्लम है, कुछ पूछना चाहते हैं आप, तो प्लीज़ कमेंट करिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।